जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। दोस्तों, मैं NISM BA सर्टिफाइड जो है MFD हूं। बात करेंगे इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बारे में। रिजल्ट आया था इसका, उसके बाद शेयर ने आज उसी रिजल्ट पे रिएक्शन दिया है और आज शेयर जो है 4.5% गिर के कैंडल क्लोज किया है 39 रुपये 30 पैसे के प्राइस पे। शेयर लॉन्ग टर्म के लिस्ट में अभी भी शामिल है, लॉन्ग टर्म के SM के स्टेज 1 में अभी भी शामिल है और अगले महीने में इसका रिव्यू हो सकता है, ऐसी संभावना है। ये अगस्त है, सितंबर में इसका रिव्यू होगा। आगे डेट आप लोगों को बता दूंगा, फिलहाल में डेट जानने की ज़रूरत नहीं है। और सुबह गैप डाउन से ओपन हुआ था, रिकवरी आई थी, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट निकल के सामने आना शुरू हुई तैसे जैसे फिर से शेयर जो है लगभग उसी लाइन के आसपास, मतलब जो ओपनिंग हुआ था सुबह में उसी के आसपास आके जो है कैंडल क्लोज किया है 4.5% की गिरावट के साथ में। अब ये गिरावट क्यों हुई है? तो देखिए, रिजल्ट तो ठीक ठाक आया था। जैसे एक नज़र में देखने पे 336 करोड़ रुपए का ही लॉस हुआ था 500 करोड़ रुपए से, और 428 करोड़ रुपए से घट के आ गया था। लेकिन इसमें एक खेला हो गया था, क्योंकि वही ना रिजल्ट हम लोग नेट प्रॉफिट, सेल्स और खर्चा केवल देख लेते हैं। बहुत अंदर देखेंगे तो उसमें एक प्रोविजनिंग भी कंपनी ने किया था और उसको जो है अभी जो है काउंट कर लिया है, तो उसकी वजह से ये जो है लॉस कम हो गया। नहीं तो 400 करोड़ रुपए के आसपास का अभी भी कंपनी के पास लॉस है। अभी समझा दूंगा टोटल न्यूज़, क्योंकि यही मेरा काम है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आज 6.5 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं 250 करोड़ रुपए के 26% के डिलीवरी परसेंटेज के साथ, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अभी देखिए, इसमें रिजल्ट आया था जो अभी बता ही रहा हूँ आप लोगों को, और उसी रिजल्ट पे यहाँ पे कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आई हैं। सबसे पहले तो रिपोर्ट बता दूँ, एक कोटक सिक्योरिटी का आया है, एक गोल्डमैन सैक्स का आया है। कोटक सिक्योरिटी ने भी सेल रेटिंग बरकरार रखी है और गिरावट की आशंका जताई है, और जबकि गोल्डमैन सैक्स ने भी अपना न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखा है। नीचे डिटेल यहाँ पे दिया है। कोटक सिक्योरिटी की बात करेंगे तो बेचने की सलाह दी है और इनको 20 रुपये तक मूल्य जो है वो दिख रहा है नीचे के साइड में। वहीं पे कोटक सिक्योरिटी ने भी कमज़ोर ब्रांड इक्विटी की चिंता जताई है और इसमें भी इनको भी दिख रहा है कि ज़्यादा नीचे तक ये भी अभी आ सकता है, ऐसी संभावना है। मतलब अभी आधा 50% की गिरावट तो कोटक को दिख रही है भाई, ज़बरदस्त। अब देखिए, एक न्यूज़ आ रही है सुबह से, इस न्यूज़ को समझा देता हूँ। ऑडिटर ने PLI जुर्माने को पलटने के कदम को लेकर ओला इलेक्ट्रिक के नतीजे पर सवाल उठाया है, चिंता जताई है। नतीजों पर क्या, रिजल्ट जो आया है उस पर चिंता जताई है। किसने? ऑडिटर ने, ठीक है ना। तो भाई दिक्कत हो जाएगा ना। अब ऑडिटर ही कह रहा है कि रिजल्ट अब सही नहीं है, तो फिर कैसे मानेंगे कि रिजल्ट सही नहीं है? अब रिजल्ट में क्या गड़बड़ी आई है उसको यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक ने की एक जो सब्सिडी कंपनी है ओला सेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो वहीं PLI स्कीम के तहत जो है वो बैटरी वैटरी बना रही है, ठीक है ना। जो ओला महाशक्ति, ओला शक्ति जिसकी बैटरी से आता है उसको, तो PLI स्कीम के तहत जो है कुछ इंसेंटिव मिला था, PLI इंसेंटिव जिसको कहते हैं। लेकिन ठीक है, जब PLI इंसेंटिव मान के चलिए कुछ भी कंपनी को मिला था, तो उस पर एक जो है शर्तें होती हैं, एक डेडलाइन होती है निवेश कैपेसिटी माइलस्टोन के लिए। जब सरकार PLI स्कीम के तहत किसी को भी पैसे कुछ देती है तो उस पर कुछ क्राइटेरिया फिक्स करके रखती है कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए, आपको पैसा मिलेगा तो उससे जो है आप इतना कैपेसिटी बढ़ाएंगे, घटाएंगे, ये सब करेंगे। मतलब उस पर कुछ ना कुछ कह लीजिए निवेश कैपेसिटी माइलस्टोन का क्राइटेरिया होता है, शर्तें होती हैं, नियम और शर्तें जिसको कहते हैं। वो समय पे कंपनी पूरा नहीं कर पाई, तो इसको जो है भारी उद्योग मंत्रालय की तरफ से जुर्माने और पेनल्टी की जो है वो आशंका थी कि भाई जो रूल रेगुलेशन था उसको हमने फॉलो नहीं किया, तो अब हमारे ऊपर क्या लगेगा कि जुर्माना और पेनल्टी यहाँ पे लगेगी। कितना लगेगी? तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने ये अनुमान लगाया था कि 57 करोड़, क्योंकि PLI स्कीम के तहत डेडलाइन जो था उसकी शर्तों को हम पूरा नहीं कर पाए, तो ओला सेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड पे 57 करोड़ रुपए, ये 57 करोड़ बहुत ध्यान से सब समझिएगा, 57 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है सरकार की तरफ से। कंपनी को ये आशंका है, क्योंकि रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया है तो लगेगा ही लगेगा ये। अब क्या होता है ना कि जब कंपनी को दिखता है, जैसे इस क्वार्टर का मान लेते हैं, अभी इस क्वार्टर को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, जून वाले क्वार्टर Q1 को छोड़ दीजिए, Q4 में पहले चलते हैं।
Q4 में, मतलब अगर इसके भी पिछले क्वार्टर में। अब Q4 में जब कंपनी रिजल्ट घोषित कर रही है तो कंपनी को लग गया कि आगे आने वाले समय में या फिर कह लीजिए Q1 में हमको जो है अतिरिक्त 57 करोड़ रुपया का मतलब एक पैसा देना पड़ेगा सरकार को, तो वो घटेगा ही घटेगा। तो उसका क्या कर लेते हैं कि इसी क्वार्टर में प्रोविजनिंग कर लेते हैं, उसको रिजर्व रख लेते हैं, एक तरीके से मान लेते हैं कि इतना पैसा तो हम लोग को आगे देना ही है, तो इसको भी हम लोग खर्चा में आज ही दिखा देते हैं, प्रोविजनिंग कर लेते हैं। ठीक है ना। तो जब कंपनी को 500 करोड़ रुपया का कुल मिला के कह लीजिए लॉस हुआ था उस समय, जो अभी मैं बता रहा था पिछले क्वार्टर में ना 500 करोड़ रुपया माइनस में था, तो एक्चुअल में इस 500 करोड़ रुपए में 57 करोड़ रुपया इस क्वार्टर के लिए भी प्रोविजनिंग कर लिया गया था। ये 500, अगर ये प्रोविजनिंग उस क्वार्टर में नहीं किया गया होता Q4 में, तो ये इसमें से 57 करोड़ घटा दीजिए तो 443 करोड़ रुपए के आसपास का ही Q4 का लॉस था। लेकिन कितना लॉस दिखाया गया? 500 करोड़। क्यों? क्योंकि 57 करोड़ इस क्वार्टर का भी लॉस मान के प्रोविजनिंग कर लिया गया। ये बैंकों में खास करके ज़्यादा प्रोविजनिंग होता है जब NPA होता है, तो ये सब कंपनियां कम प्रोविजनिंग करती हैं, लेकिन फिर भी कंपनी प्रोविजनिंग किया। तो ठीक है, कंपनी ने किया प्रोविजनिंग, ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। पहले से ही रिस्क को भांप के अपना पैसा मैनेज करना, ये अच्छी बात है। लेकिन अब इस Q1 में क्या किया कि Q1 में जब रिजल्ट घोषित किया तो कंपनी ने एक एप्लीकेशन लगाया था भारत सरकार की तरफ मतलब के पास कि हमारा जो हमसे चूक हो गई है उसकी समय सीमा पे हम पूरा नहीं कर पाए उस चीज़ को, तो हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, समय दे दीजिए, ताकि उस चीज़ को हम सुधार सकें और थोड़ा सा कह लीजिए कि मतलब फिर से वो जो काम है मतलब उसको फिर से मतलब सही कर सकें। लेकिन लिखित मंजूरी नहीं मिली सरकार से। बिना लिखित मंजूरी के ही जब Q1 का रिजल्ट घोषित किया, अब देखिए क्या होता है कि 57 करोड़ रुपया का जुर्माना लगना ही लगना है कंपनी पे, लेकिन अगर सरकार छूट देती है कि चलिए ठीक है, आपको हम 1 ईयर का और दे देते हैं, टाइम देते हैं, इसके अंदर जो भी क्राइटेरिया है उसको आप पूरा कर लीजिए, तो सरकार अगर छूट दे देती है तो फिर ये 57 करोड़ रुपया सरकार को पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 57 करोड़ रुपया का अभी तो देना ही पड़ेगा कर्ज, क्योंकि अभी सरकार ने तो छूट दिया नहीं है। तो केवल आपने सरकार के पास अभी एप्लीकेशन लगाया है छूट दे दीजिए हमको, सरकार ने अभी छूट दिया नहीं है, तो मतलब अभी भी ये 57 करोड़ देना पड़ सकता है। अगर सरकार छूट दे देगी तो ये 57 करोड़ नहीं देना पड़ेगा, अगर नहीं देती है तो ये देना पड़ेगा। क्लियर? अब कंपनी ने केवल एप्लीकेशन दिया है, छूट अभी मिली नहीं है सरकार से, तब भी क्या किया कि ये Q1 का जब रिजल्ट आ रहा है ना, तो इस Q1 के रिजल्ट में जो पहले से प्रोविजनिंग किया हुआ पैसा था उसको जो है अपने में काउंट कर लिया, मतलब उसको हटा दिया है। मतलब एक पैसा हम रिजर्व करके रख देते हैं ना कि ये 57 करोड़ हमको फलाने को देना है, तो उसको रख देते हैं। अब अगले क्वार्टर में क्या कि उस पैसा को भी अपने में मिला लिया कि नहीं अब उनको नहीं देना है, ले लेते हैं, जबकि लिखित मंजूरी सरकार की तरफ से नहीं आई। तो ये प्रोविजनिंग जो है जस की तस होनी चाहिए, ना कि इसको अपने रिजर्व में रख लेना चाहिए। तो रिजर्व में अगर कंपनी रखेगी तो अब इतना इसके लॉस में से कम हो जाएगा, तो मतलब 336 करोड़ रुपए का लॉस आएगा। अगर इस प्रोविजनिंग को वैसे का वैसे रहने देती है तो कंपनी का 393 करोड़ रुपए का लॉस आएगा इस क्वार्टर में। तो वहीं ऑडिटर कह रहे हैं कि जब लिखित मंजूरी नहीं मिली है तो जो 57 करोड़ रुपए का प्रोविजनिंग था उसको आप जो है जो क्यों फिर से काउंट कर रहे हैं अपने इनकम में, तो नहीं करना चाहिए ना। तो इसके वजह से उनको लग रहा है कि ये रिजल्ट सही नहीं है। ये 57 करोड़ रुपया मतलब अभी प्रोविजनिंग वाला नहीं लेना चाहिए कंपनी को, क्योंकि अभी भी अगर सरकार से मंजूरी नहीं मिलती है तो ये पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप लोग? तो यही वाला मैटर है, बहुत ज़्यादा दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन वही बात है। कुल मिला के सीधा सीधा भाषा में समझिए कि 336 करोड़ रुपया का लॉस नहीं हुआ है, कंपनी को एक्चुअल में 393 करोड़ रुपया का लॉस हुआ है। अगर सरकार से मंजूरी मिल जाती है तो फिर ये 57 करोड़ रुपया कंपनी अपना यूज कर लेगी, नहीं तो ये 57 करोड़ रुपया अभी भी देना पड़ सकता है। तो वहीं क्लियर नहीं हुआ है, तो इसका यहाँ पे आया अपडेट। इससे थोड़ा सा नेगेटिविटी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो कि सही भी है, क्योंकि अभी जब तक मंजूरी नहीं मिली है लिखित मंजूरी सरकार की तरफ, कंपनी कह रही है कि हमें भरोसा है कि मिल जाएगा। भरोसा वाली तुम्हारी क्या बात है भाई? जब भरोसा है तो मिल जाने दीजिए, उसके बाद प्रोविजनिंग अगले क्वार्टर में कर लीजिएगा। जो प्रोविजनिंग है उसको अपने जो है इनकम में शो कर लीजिएगा, या उसको फिर से रिजर्व अपना दिखाइएगा। अभी क्यों जरूरी है? मिल जाएगा तब कर लेते, फिलहाल में इतनी क्या जल्दबाजी थी? तो वहीं एक तरीके से इसमें कहा जा सकता है कि रिजल्ट अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है, नहीं तो 400 करोड़ रुपया का लॉस दिखाते तो सेमी टाइप का रिजल्ट आता। पिछले क्वार्टर में भी 450 करोड़ रुपया का लॉस था, इस क्वार्टर में भी 400 करोड़ रुपया का लॉस हुआ है, तो अंतर कहाँ पे आया? कुछ नहीं आया। पिछले क्वार्टर में 264 करोड़ रुपए के इनकम पे ही 450 करोड़ रुपया का लॉस था। इस समय इनकम बढ़ के
चार 450 करोड़ रुपए की हो गई तो भी जो है 400 करोड़ रुपया का लॉस है, तो किधर का रिजल्ट बढ़िया है भाई? कौन बोलेगा कि रिजल्ट बढ़िया है? इसीलिए मार्केट थोड़ा सा जो है निगेटिव साउंड कर रहा है, जो देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना? बाकी ठीक है, धीरे धीरे सुधर तो रहा है सब कुछ, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लाइक करिएगा सभी लोग। अभी रेंज के बाहर ही है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, तो अभी भी व्यू हम लोगों का यहाँ पे पॉजिटिव रहने वाला है, तेजी का रहने वाला है। बस देखना होगा कि तेजी कब आती है, नहीं आती है, सब कुछ।